नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के प्रथम प्रश्न, जिसे सामान्य अध्ययन नाम दिया गया है, उसकी तीसरी इकाई के भाग 3A, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित है, इसके बिंदुओं पर यह वीडियो हमने तैयार किया है। इस वीडियो में हम लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा एक्ट 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह इकाई आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। यदि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझा तो निश्चित रूप से आपके 2-4 प्रश्न इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं इन विभिन्न प्रकार के अधिनियमों की। आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, इस भाग को हमने इस वीडियो में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 की। भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया है। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंड में वृद्धि की गई है तथा दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध असंज्ञेय, गैर जमाती और असोलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को भारत में लागू हो गया। यह अधिनियम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर आधारित है। यह इसका बेस है, जो जाति के आधार पर अस्पृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्थापित किए गए थे। इन 2 अधिनियमों को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछा जाए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम का आधार क्या है, तो आपको ये 2 अधिनियम याद रखने हैं, जो कि 1955 में पारित किए गए थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में पहला संशोधन 2015 में किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया। यह संशोधन 2015 में हुआ और 26 जनवरी 2016 से प्रभावशील हो गया। संशोधन अधिनियम 2015 के मुख्य प्रावधान है आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के लिए सजा। यदि पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने में देरी की तो संबंधित अधिकारी को सजा दी जा सकती है। यह 2015 के संशोधन में हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तारी से छूट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में आरोपी को बिना गिरफ्तार किए पुलिस की जांच के लिए लाया जा सकता है। बिना गिरफ्तार किए भी उसे पूछताछ के लिए, जांच के लिए पुलिस ला सकती है। इसी प्रकार से पीड़ितों को राहत और पुनर्वास। अत्याचार के पीड़ितों को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। चौथा संशोधन जो हुआ था, अधिकारों की रक्षा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि 2015 के संशोधन में शामिल किया गया है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में दूसरा संशोधन हुआ 2018 में। ध्यान रखिएगा, पहला संशोधन 2015, दूसरा 2018 में। इस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार और निवारण संशोधन अधिनियम 2018 में किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया। बिना पूर्व मंजूरी के तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति दी गई। इस प्रकार एक नया संशोधन आया है। आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया वह यह था कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धमकाने या उनका अपमान करने से कृत्य स्वतः ही अधिनियम के उल्लंघन है या नहीं। यह निर्णय एक यूट्यूब चैनल के संपादक को अग्रिम जमानत देने के संदर्भ में आया है, जिस पर अधिनियम के तहत आरोप लगे थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपमान करने पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है, इस पर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। मामले की पृष्ठभूमि क्या था मामला? यह मामला इन आरोपों पर आधारित था कि संपादक, जो कि एक यूट्यूबर है, ने विधानसभा के एक सदस्य एमएलए के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, अधिनियम का दायरा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि SC/ST के सदस्यों को निशाना बनाकर किया गया अपमान या धमकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्वतः ही अपराध नहीं माना जाता। यदि अपमान या धमकी पीड़ित की जातिगत पहचान से विशेष रूप से जुड़ा है तो ही अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत न्यायालय ने अपमान करने के इरादे की व्याख्या पीड़ित की जातिगत पहचान से निकटता से जुड़े होने के रूप में की। केवल पीड़ित की SC/ST स्थिति जानना पर्याप्त नहीं है। यह अपमान का उद्देश्य जाति के आधार पर अपमान करना होना चाहिए। अधिनियम की धारा 18 पर स्पष्टीकरण। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 18 जो परंपरागत रूप से अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करती है, ऐसी जमानत देने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती। अतः न्यायालय को धारा 18 लागू करने से पहले यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप अधिनियम के तहत अपराध के मापदंडों को पूरा करते हैं। न्यायालय ने संपादक को अग्रिम जमानत दे दी। क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि उसके द्वारा की गई टिप्पणी विधायक की जातिगत पहचान के कारण उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से की गई। निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय ने यह कहा है कि संपादक की टिप्पणियों का उद्देश्य विधायक की अनुसूचित जाति की स्थिति के आधार पर अपमान करना नहीं था। इस कारण से यह अधिनियम पिछले दिनों चर्चा में रहा। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा एक्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। यह 1996 का अधिनियम है। पेशा एक्ट, जिसे अंग्रेजी में प्रोविजन ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज इसका पूरा नाम है, और हिंदी में से पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 कहा जाता है। यह एक भारतीय कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्वशासन की शक्ति प्रदान करता है।
स्वशासन की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम ग्राम सभाओं को मजबूत करके उन्हें विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करके जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और प्रथाओं को संरक्षित करने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेशा एक्ट अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू करने की व्यवस्था है। अनुसूची का ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची में पेशा एक्ट लागू करने की व्यवस्था है। वर्तमान में देश के कुल 10 राज्य 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। इस अनुसूची में उन्हीं राज्यों को शामिल किया जाता है जहां जनजातियों की आबादी अधिक है। ध्यान रखिएगा, 10 राज्यों के नाम आपको रट लेना चाहिए। पेशा एक्ट 1996 लागू होने के बाद झारखंड और उड़ीसा ये 2 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। पेशा एक्ट को संसद में 1996 में पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इस एक्ट को अपनी मंजूरी 24 दिसंबर 1996 ध्यान रखिएगा को देकर इसे कानून का रूप दिया था। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में संशोधित रूप में लागू करना है। पेशा एक्ट में क्या क्या प्रावधान है? पेशा एक्ट 1996 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो ग्राम प्रधान होगा उसे तमाम शक्तियाँ प्राप्त होगी, यानी उसे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित तमाम अधिकार होंगे। ग्राम सभा काफ़ी मजबूत होगी, सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है ग्राम सभा पर। इस ग्राम सभा में गांव के हर व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में है। ग्राम सभा में शामिल कौन कौन हो सकते हैं? जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभाएँ अपने लोगों के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार काम करेगी और इलाके में प्रशासनिक कार्य संपन्न होंगे। ग्राम सभाएं क्या क्या कर पाएंगे? ग्राम सभाएं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी देगी। प्रत्येक पंचायत को योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा। विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श करना बहुत अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना है। पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना इस एक्ट का उद्देश्य है। यह कानून केंद्र सरकार को विभिन्न रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और क्षेत्र विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए निकायों की स्थापना करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम में 1991 में अंतिम बार संशोधन किया गया। यह भारतीय संसद का एक कानून है जिसे मई 1986 में प्रख्यापित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को प्रभावी हुआ था। इसमें 4 अध्याय और 26 धाराओं को शामिल किया गया। इस अधिनियम को सामान्यतः भोपाल गैस रिसाव की घटना की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 ध्यान रखिएगा के तहत अधिनियमित किया था। यह केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार यह अधिनियम देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रस्तावना या पृष्ठभूमि किस प्रकार से बनी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जड़ें स्टॉकहोम में आयोजित 1972 के मानव पर्यावरण पर
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित है। इसने दुनिया भर के देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। स्टॉकहोम घोषणा के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कई कदम उठाए और अंततः 1986 में इस अधिनियम को अधिनियमित के रूप में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के जो मुख्य उद्देश्य है ये इस प्रकार से है। पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण एवं संवर्धन करना, प्रदूषकों का विनियमन करना, केंद्रीय समन्वय करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का कार्यान्वयन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी संशोधन हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 इस प्रकार के जो संशोधन है आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस चीज़ को बारीकी से, आपके इसमें प्रश्न बनने के पूरे चांस है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 1998, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 1989 और उसके बाद के संशोधनों पर आप जरूर फोकस करें। ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011, इन सबको जब थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लें, बढ़िया आपके लिए प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 मध्य प्रदेश में गाय और उनकी नस्ल के वध को अपराध मानता है। यह अधिनियम गायों, बैलों और सांडों सहित गौवंश के वध को प्रतिबंधित करता है। साथ ही यह गौमांस के कब्जे और परिवहन तथा वध के लिए गौवंश के परिवहन को भी प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान जो है वो है गौवंश के वध पर प्रतिषेध, गौवंश के वध के परिवहन पर प्रतिषेध, गौमांस के कब्जे और परिवहन पर प्रतिषेध, और अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी इस अधिनियम में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश गौवंश वध निषेध अधिनियम में भी एक संशोधन किया गया है जो कि 2010 में हुआ। समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, जैसे कि 2010 में संशोधन विधेयक पारित किया गया था जिसे राष्ट्रपति ने 22 दिसंबर 2011 को मंजूरी दी। इन संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम की कमियों को दूर करना और इसके विभिन्न प्रावधानों को सख्त बनाना है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। आप ज़रूर अच्छे से समझें। धन्यवाद।